इस वीडियो में बेटा अब हम जो है देखने जा रहे हैं हमारे पास एक अलग दूसरा टॉपिक जिसका नाम है मोमेंटम। ठीक है, अब मोमेंटम के बारे में जी हम जानते हैं कि बेटा मोमेंटम को हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास पी से, एक फैक्टर है और इसकी डेफिनेशन होती है इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। अब मोमेंटम बताता क्या है? मोमेंटम ये बताता है कि भाई कोई बॉडी जो है कितना ज़्यादा मूव कर सकती है, कितना कम मूव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई ड्रॉ बॉडी ऑफ दिस एंड इफ़ आई ड्रॉ बॉडी लाइक दिस, ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं कि जी इसके अंदर जो मास है वो कम है और इसके अंदर जो मास है वो ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कम दूरी कवर करेगी, ये ज़्यादा दूरी कवर कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो ज़्यादा पार्टिकल्स में स्टोर हुआ है, तो उसका इनर्शिया ज़्यादा तो ज़्यादा मूव कर सकती है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं ये सिमिलर साइज़ की बॉडीज़ बना लूँ, अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर साइज़ की, और एक को मैं स्पीड दूँ 10 मीटर पर सेकेंड की और दूसरे को मैं स्पीड दे दूँ 20 मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली बॉडी ज़्यादा मूव करेगी एज़ कम्पेयर टू दिस वाली बॉडी। क्योंकि अब देखें मास तो दोनों के सेम थे लेकिन स्पीड में फ़र्क आ गया। तो ये जो स्पीड और मास है ना, ये मिलकर बताते हैं कि भाई कोई बॉडी कितना मूव कर सकती है, कोई बॉडी कितना ज़्यादा मूव नहीं कर सकती। तो जो बॉडी जितना ज़्यादा मूव कर सकती है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है, उतना उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है। और मास भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट प्ले करता है मोमेंटम में। तो मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो डिपेंड करता है, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। नंबर 1 इज़ मास एंड नंबर 2 इज़ वेलोसिटी बेटा। ठीक है, अब जिस डायरेक्शन में मास की स्पीड होती है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है। ठीक है जी, यूनिट के हवाले से बात करें तो देखिए जी, इसके एक तो यूनिट फॉर्मूले से निकल आता है जो कि बड़ा सिंपल सा यूनिट है, जो कि होता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं इसी kg इंटू मीटर पर सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई सेकेंड से डिवाइड करूँ तो ये बन जाएगा kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। ये पूरी चीज़ क्या है? ये मास और ये एक्सेलरेशन है, तो ये न्यूटन बन गया। तो नया यूनिट जो बनता है वो होता है न्यूटन इंटू सेकेंड, और ये बहुत ही पॉपुलरली यूज यूनिट है बेटा मोमेंटम का। ठीक है जी, तो ये वाली चीज़ें जो है मोमेंटम के साथ डिस्कस की जाती। अब जब मोमेंटम आगे चलता है तो एक चीज़ आती है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का वर्ड हमने आपने चैप्टर नंबर 7 में ही पढ़ लिया था। कंजर्वेशन का वर्ड ये कहता है कि भाई कोई चीज़ सेम रहे, जो उसका टोटल अमाउंट है और जो उसका फाइनल अमाउंट है, अगर वो सेम रहता है तो वो भी चीज़ कंजर्व हो जाती है। कंजर्वेशन के लिए चीज़ें मूव कर सकती हैं, ट्रांसफ़र कर सकती हैं, लेकिन कंजर्वेशन के लिए बॉडी का सेम रहना बहुत ज़रूरी है, वैल्यू का सेम रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि जी अगर फॉर एग्जांपल टोटल मोमेंटम इनिशियल बराबर है टोटल मोमेंटम फाइनल के, तो बॉडी का मोमेंटम जो है कंजर्व है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, जो कि होता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 बच्चों। ठीक है, अच्छा ये बेसिक फार्मूला, ये फार्मूला तब होता है जब शुरू में भी दो बॉडीज़ टकराती हैं और टकराने के बाद भी दो बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल शुरू में एक बॉडी और टकराने के बाद दो बॉडीज़ हो जाए तो फिर फार्मूला किस तरह बन जाएगा? फिर फार्मूला बन जाएगा mu1। ये आपके पास सिर्फ तभी अप्लाई हो सकती है जब सिस्टम जो है वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसके अंदर किसी किस्म की कोई फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट ना करती हो बच्चों। ठीक है, अब आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताता हुआ चलता हूँ। मैं इसका एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको न्यूमेरिकल ये है भाई कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg moving with 2 meters per second makes a collision with 8 kilogram body at rest if after collision they move together, then find their final speed। ठीक है,
सिनेरियो कुछ इस तरह से कि भाई पहले जो थी एक बॉडी थी, वो कोलिजन करती है दूसरी बॉडी से, और टकराने के बाद दोनों जो हैं जुड़ के साथ मूव कर रही हैं। अब देखें, शुरू में इसकी स्पीड u1 होगी, इसकी स्पीड u2 होगी, लेकिन टकराने के बाद अब दोनों आपस में ज्वाइन हो गए। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है दे मूव टुगेदर, तो अब दोनों की जो फाइनल स्पीड होगी वो बराबर हो जाएगी, जिसको मैं बराबर कह देता हूँ v के। ये बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है कि एक पेन का कैप आपने निकाल दिया, अब दोनों अलग अलग है तो दोनों की स्पीड अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर आपने पेन का कैप दोबारा पेन ने फिक्स कर दिया तो अब दो जब पेन मूव करेगा तो कैप भी मूव करेगा, और दोनों की स्पीड अलग नहीं हो सकती बच्चों। तो अब इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। m1 की जगह पे 2 आ गया, u1 की जगह पे 2 आ गया। इसकी जगह पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका मोमेंटम 0 है, क्योंकि ये रेस्ट पे था, ये लिखा हुआ। अच्छा, यहाँ से मैं v कॉमन निकाल लेता हूँ कि v1 बराबर है v2 के और ये सब बराबर है v के, तो ये बन जाएगा m1 प्लस m2 कॉमन निकाल के v। अब इसको डिवाइड में फेंक दें तो ये बन जाएगा v इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये बन जाएगा 4, ये था 2 और ये था 8, ये था 2 और ये था 8 यानी कि 10। तो बेटा जब किसी डिवाइड में 0 आया तो पॉइंट एक प्लेस पीछे मूव कर जाता है, ये सिखाया था आपको। तो आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एक स्पीड का एक न्यूमेरिकल हो गया मोमेंटम के हवाले से। अच्छा, इसमें पता कैसे चलता है कि भाई ये न्यूमेरिकल लगेगा? हमेशा याद रखें, जहाँ पे भी कोलिजन का वर्ड आ जाए समझ जाएगा ये वाला न्यूमेरिकल अप्लाई होता है। ठीक है, इसी तरह से आपने अक्सर इंटर में रिकॉयल वाले न्यूमेरिकल किए हैं, रिकॉयल ऑफ द गन के। रिकॉयल ऑफ गन के मैं वो न्यूमेरिकल तो नहीं करा रहा, बस मैं एक तरीका सिखाया था। जब भी रिकॉयल ऑफ द गन निकालना है उसका मतलब आपको गन की स्पीड निकालनी होती है। तो एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, मास ऑफ बुलेट गिवन होता है, स्पीड ऑफ बुलेट गिवन होती है और मास ऑफ गन गिवन होता है। बस ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, मास ऑफ बुलेट स्पीड ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन। सॉल्व करेंगे आपके पास गन की स्पीड आ जाएगी, गन की स्पीड आ जाएगी। ठीक है बच्चों, हमारे पास टॉपिक रिलेट करता है कोलिजन से। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन वो चीज़ होती है जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएं एट द सेम इंस्टेंट। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं कोलिजन। कोलिजन हमारे कोर्स में दो हैं, नंबर 1 इज़ इलास्टिक एंड नंबर 2 इज़ इनइलास्टिक। अब एक बात याद रखिएगा, इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसके अंदर कोई लॉस नहीं होता, और इनइलास्टिक वो होता है जिसके अंदर लॉस होता है विद सम लॉस। ये होते हैं आइडियल कोलिजन्स और ये होते हैं रियल लाइफ कोलिजन्स। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि जो शुरू का मोमेंटम है और जो बाद का मोमेंटम है वो सेम रहेगा, और जो शुरू की काइनेटिक एनर्जी है और जो बाद की काइनेटिक एनर्जी है वो भी सेम रहेगी। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि शुरू का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम तो सेम रहेगा, यानी कि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रह पाएगी और काइनेटिक एनर्जी आगे जाके कम हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये रियल लाइफ में कोलिजन है, इसके अंदर फ्रिक्शन भी होती है, साउंड भी होता है, तो ये सारी एनर्जी कहाँ से आती है? काइनेटिक एनर्जी से आती है। तो इनइलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, और इलास्टिक वो होते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं लेकिन आइडियली एग्जिस्ट करते हैं। इनकी एक पहचान ये है बेटा, हम लोग इस तरह से जज करते हैं, हमसे कहते हैं कि भाई दोनों कोलिजन अगर आइसोलेटेड सिस्टम में करा दो फिर भी दोनों में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इफेक्ट ये पड़ता है, शुरू में दो बॉडीज़ हैं टकराई, बाद में भी दो बॉडीज़ हैं, तो इलास्टिक है। शुरू में दो बॉडीज़ हैं टकराई, मिल गई, यानी कि दोनों एक होंगे, यानी कि दोनों का मास एडअप हो गया। तो मास जब बढ़ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी में फ़र्क पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, स्पीड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो एक सिंपल सी पहचान होती है, अगर नंबर ऑफ़ बॉडीज़ शुरू और आखिर में सेम रहें तो ये इलास्टिक है, और अगर नंबर ऑफ़ बॉडीज़ चेंज हो जाए, शुरू में ज़्यादा थे बाद में कम हो जाएँ, शुरू में कम थे बाद में ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? से हम लोग कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये बहुत सारी तरह के कोलिजन्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक प्लास्टिक कोलिजन भी होता है, लेकिन वो ए लेवल्स वगैरह में हमें उसको डिस्कस नहीं करना, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इलास्टिक कोलिजन में होता ये था, इलास्टिक कोलिजन में शुरू वाले की स्पीड u1 होती थी, बाद शुरू वाले की u2 होती थी, और बाद वाले की v1 होती थी, और उसके बाद वाले की v2 होती थी। अब u1 और u2 तो हमें गिवन होता था, हमें असल में ये निकालना होता था। उसके लिए आपने बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े फॉर्मूले पढ़े थे जो कि होते थे v1 v2 के, और वो फॉर्मूले इस तरह से लिखे जाते थे, याद आ गए होंगे आप लोगों। फर्स्ट है कि सबसे बड़ी डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी के अलावा यही थी,
अब इनको याद करने का तरीका सिखा देता हूँ आप लोगों को, सुने जुगाड़ समझें। ये U1 है, डिवाइड में तो M1 + M2 ही आएगा, हर किसी के डिवाइड में यही चीज़ आएगी और उसमें कोई मसले वाली बात ही नहीं। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर ये V1 है तो शुरू में आएगा M1 - M2, और अगर ये V2 है तो शुरू में आएगा M2 - M1। ठीक है, जो मास माइनस हो रहा है आगे जाके डबल हो जाएगा, जो मास माइनस हो रहा है आगे जाके डबल हो जाएगा। अब देखेंगे V1 है ना तो शुरू में आएगा U1, ये V2 है तो शुरू में आएगा U2। बाद में बहुत पता है क्या करना है, आगे बात समझ में। तो बस तरह से फॉर्म 100 grams moving with 20 meters per second makes a collision with 8 kilogram ball at rest. Find their speeds. देखिए स्पीड्स का वर्ड आया ना तो हमें ये वाला फॉर्मूला आने पड़ेंगे, आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, एक मैं निकाल देता हूँ, दूसरे का आंसर बता दूँगा, खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए V1 लगाते हैं, V1 को मैं निकाल देता हूँ। V1 का फॉर्मूला हो जाएगा M1 - M2 अपॉन M1 + M2 इंटू U1 + 2M2 अपॉन M1 + M2 इंटू U2। अब देखिए U2 जो है दूसरी बॉल की स्पीड है जो कि रेस्ट में, तो ये फैक्टर ख़त्म, ज़ीरो हो गया। आ रही है बात समझ में? बचा क्या, V1 बचा, तो M1 की जगह पे बेटा हमारे पास आ जाएगा 100 ग्राम्स जो कि होता है 0.1, और M2 की जगह पे आ जाएगा कितना भाई 8। उसके बाद सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, नीचे भी क्या आएगा 0.1 + 8, और U1 की जगह पे आएगा 20 और बाकी तो ज़ीरो होगा। अब देखें अगर आप ऊपर को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 7.9 माइनस का, नीचे को सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 8.1 इंटू 20। अब देखें इसको सॉल्व करने मत बैठ जाए, आप एक सिंपल सा काम करें। देखिए ये भी बहुत छोटा नंबर है, ये भी बहुत छोटा नंबर है, इसको कैंसिल कर दें, 8 बना दें, ऊपर को फिर 8 कर दें राउंड ऑफ, नीचे को भी 8 कर दें राउंड ऑफ। तो जो V1 का आंसर है वो -20 आ जाएगा। असल में जो आंसर आएगा वो आएगा -19.5, लेकिन आपने 20 निकाल दिया, कोई मसला नहीं, ऑप्शन होंगे देख के टिक कर दीजिएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। V2 मैंने आप पे छोड़ा, V2 का आंसर 0.5 मीटर पर सेकंड आएगा, सॉल्व करके देखिएगा, इसी तरह से राउंड ऑफ करके आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला काम इस तरीके से यहाँ पे एंड हो जाता है। अब इसको आगे लेके चलें तो हमारे पास एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मीटर पर सेकंड आएगा, सॉल्व करके देखिएगा, इसी तरह से राउंड ऑफ करके आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला काम इस तरीके से यहाँ पे एंड हो जाता है। अब इसको आगे लेके चलें तो हमारे पास एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला जिस तरह से होता है ma। अगर मैं a को यूँ लिख दूँ तो ये m इंटू डेल्टा v बन जाता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, इसको अगर मैं इस तरीके से डेल्टा v बन जाता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ, डेल्टा पी को एक जगह पर रख दूँ और फोर्स और टाइम को एक जगह पर रख दूँ, तो कहते तो हैं कि ये फोर्स इंटू टाइम चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, लेकिन असल में ये चीज़ एक ख़ास के बराबर है, लेकिन असल में ये चीज़ एक ख़ास नाम झटके लगना। अगर आपकी बॉडी पर, ये याद रखें मैं लिखवाऊँगा नहीं, आप अपने पास पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अगर आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाए बहुत ही थोड़े इंस्टेंट पर तो इम्पल्स जनरेट होती है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, कहते हैं कि भाई जब बस चल रही हो तो बस की डायरेक्शन में भागो, अगर बस से उतर रहे हैं तो अगर आप उल्टी डायरेक्शन में भागेंगे तो आपको एक झटका सा फील होगा, आप गिर जाएंगे फ़ौरन। क्यों? क्योंकि आप अगर उल्टी डायरेक्शन में भागेंगे तो आप पे जो फोर्स लगेगी उल्टी डायरेक्शन में भागने की वजह से, वो एक जैसे ही आपका पैर पड़ेगा फ़ौरन ही सारी फोर्स लग जाएगी, जो आपके वेट के बराबर होगी अप्रॉक्सीमेटली, या जो बस के इंजन ने आपके अंदर इंड्यूस कर दी उसके बराबर होगी। ऐसा होता है। या जब बस सीधी भी चल रही हो, अगर बस तेज़ चल रही हो, तेज़ चलती ही बस से आप नहीं उतर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप उतरेंगे तो आप इतनी जल्दी भाग नहीं सकेंगे, तो आप फोर्स को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और उस वक्त जितनी की फोर्स ज़मीन आप पे लगा देगी उससे आप फ़ौरन गिर जाएंगे। तो ये चीज़ क्या होती है? इम्पल्स होती है बेटा। तो जब बहुत ज़्यादा फोर्स लगे बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो ये वाली चीज़ जनरेट होती है। बाकी जो दूसरा फॉर्मूला था ये वाला,
ये तो आप लोग 7 में पढ़ ही चुके होंगे, तो उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। सब ये न्यूमेरिकल नहीं है हमारे पास, बस ये इस तरह से हैं, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो उस तरीके से ये वाला जो है काम यहाँ पे हो जाता है बच्चों। अब जो है हमारे पास फ्रिक्शन हो चुका था, टेंशन मैंने करा दिया था, इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। एक चीज़ रह गई थी जिसको हम कहते हैं इंक्लाइन प्लेन। अब इंक्लाइन प्लेन के हवाले से आज तक कोई सवाल आया नहीं है, इसकी वजह से मैं इस पर इतना टाइम लगाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ उसको, इंक्लाइन प्लेन किस तरीके से काम करता है। असल में इंक्लाइन प्लेन का एक स्कीमेटिक बनाने का तरीका होता है कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन के अंदर कहानी कुछ ये होती है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम एक बॉडी प्लेस करते थे, ठीक है जी, और इंक्लाइन प्लेन का एंगल होता था 90 थीटा। अच्छा भाई, ये एक ऐसी सरफेस होती है हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एंगल ऑफ थीटा। अच्छा, ये थीटा जो होता है हमेशा ज़्यादा होना चाहिए 0 डिग्री से और कम होना चाहिए 90 डिग्री से, वरना मसला है। 0 हो गया तो प्लेन हो जाएगा, 90 हो गया तो वॉल हो जाएगा, बीच में होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, इंक्लाइन प्लेन हम यूज़ क्यों करते हैं? इंक्लाइन प्लेन हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू ओवरकम द वेट को कम करने के लिए। भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि ये टेबल है, इस वेट को उठा के यहाँ पे रखना है, तो देखिए पूरा का पूरा वेट आपके ऊपर एक्ट करेगा, आपको फोर्स इस वेट से ज़्यादा लगानी पड़ेगी तब जाके ऊपर रख सकते हैं, जो कि मुश्किल काम है। लेकिन अगर मैं एक इंक्लाइन प्लेन बना दूँ, मैं बोलूँ भाई यहाँ पे रखना है वेट को, अब जब आप इसे रखेंगे तो देखें वेट यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये तो ज़मीन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ज़मीन सपोर्ट कर रही है इसको नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। आपको इसे ऊपर लेके जाना है तो आपको सिर्फ इतने से कंपोनेंट को झेलना है, तो आपको फोर्स तो अभी भी लगानी पड़ेगी, लेकिन फोर्स काफ़ी कम हो जाएगी आपकी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इसको ओवरकम ऑफ वेट के लिए हम यूज़ किया हैं इसको, ठीक है जी। अब बेटा इंक्लाइन प्लेन के हवाले से एक बात याद रखें, इंक्लाइन प्लेन पे जब भी बॉडी रखी होती है तो उसका वेट हमेशा होता है डाउनवर्ड्स, इसको हम डब्ल्यू कहते हैं। इसके 2 कंपोनेंट्स बन जाते हैं इस तरीके से। अब देखें, इस प्लेन को ना हम अपनी एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर हम अपनी वाई एक्सिस मान लेते हैं, क्योंकि बॉडी टेढ़ी रखी हुई है। तो ये वाला कंपोनेंट इसके ऊपर आता है और जो ये वाला कंपोनेंट है वो इसके ऊपर आता है। तो नीचे वाले को कहते हैं डब्ल्यू एक्स और ऊपर वाले को कहते हैं डब्ल्यू वाई, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई के फॉर्मूले डिसाइड करने के लिए हमने एंगल बनाना होता है। तो देखें एक बात, सिंपल सी बात याद रखें, ये जो एंगल यहाँ बनता है वो एंगल यहाँ पे बनता है। इसकी लंबी बहस है, उस बहस में नहीं बढ़ रहा है, ये बात हमने इंटर से सीखी हुई है, हम जानते हैं। अब देखें, एंगल जिस कंपोनेंट से बनता है उसमें कॉस आता है, तो डब्ल्यू वाई से बना तो डब्ल्यू वाई में आ जाएगा कॉस, और जिससे नहीं बनता उसमें साइन आता है, और डब्ल्यू एक्स से नहीं बनता तो उसमें आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो ये दोनों इसके फॉर्मूलाज हो गए। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स थी, अगर फॉर एग्जांपल ये नीचे की तरफ किसी नेट फोर्स की वजह से जा रहा है और ऊपर जो था नॉर्मल रिएक्शन था। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है वो ये निकलता है, सही है जी। ये रिजल्टेंट कहलाता है, फ्रिक्शन रिएक्शन को आर एफ कहते हैं। और ये जो एंगल बनता है ये वाला, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि असल में ये इस तरीके से जो है हो रहा होता है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है आपस में। ये एक सिंपल सी लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जिस डायरेक्शन में W होता है उसी डायरेक्शन में ये R निकल रहा होता है, ठीक है बच्चों। क्लियर होती हैं सारी बातें। असल में आप देख सकते हैं कि अगर आप इस डायरेक्शन को देखें तो यहाँ पे F है, यहाँ पे है WY, तो ये W इनका नॉर्मल रिएक्शन बन जाता है। इसको बैलेंस करता है F, इसको बैलेंस करता है R, तो ये जो है वो फ्रिक्शन का जो रिएक्शन है वो बन जाता है। ये पता नहीं आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, ये फर्स्ट ईयर में फ्रिक्शन के टॉपिक में होता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, तो बताते नहीं। मतलब अगर हम फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट निकालें तो वो ये बनता है, और ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ वो फ्रिक्शन। और देखिए इंक्लाइन प्लेन के सवाल में हमेशा एक बात याद रखें बेटा, इंक्लाइन प्लेन की मैं जुगाड़ सिखाया था और इसकी वजह से काम बड़ा आसान हो जाएगा। इंक्लाइन प्लेन का जब भी न्यूमेरिकल आएगा थीटा गिवन होगा, थीटा की वैल्यूज़ पहले से जानते हैं आप। जैसे ही थीटा गिवन हो सबसे पहले आपको निकालनी है एक्सेलरेशन। किस तरह से निकालेंगे, एक फॉर्मूला याद कर लें, ए इज़ इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। अगर फ्रिक्शन 0 है तो फॉर्मूला हो जाएगा ए इज़ इक्वल टू जी साइन थीटा। ये यूज़ होता है एप्टीट्यूड में। तो उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन आँख बंद करके अप्लाई कर दीजिए, काम खत्म आपका। एक सवाल मैं आपको कराता हूँ, तो आप कॉपी करें। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बाय moving on an inclined plane at
30 degree. Find the distance covered by it when its speed becomes 10 meters per second. ठीक है बच्चों, तो अब देखें इंक्लाइन प्लेन का सवाल है। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा। जी की वैल्यू 10 होती है, साइन 30 आपको याद होना चाहिए हाफ होता है। तो यहाँ पे आपने हाफ किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखें टाइम तो गिवन नहीं है, डिस्टेंस निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो एक ही इक्वेशन काम करेगी। 2as इज इक्वल्स टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। vi तो ज़ीरो हो जाएगा, s निकालना तो ये बन जाएगा vf का स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखें vf जो है वो कितना है जी, 10 है। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 2 और a की जगह पे कितना आएगा 5, 5 2 से 10, ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 10 मीटर्स। बस इस तरह के सवाल आता। एक चीज़ और सिखाया तो शॉर्टकट है। असल में होता कभी कभार ये कि अगर आपने भी देखा था कि WX बराबर था W साइन थीटा के और WY बराबर था W कॉस थीटा के। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि भाई फ्रिक्शन होता है म्यू आर, और म्यू अगर निकालो तो बन जाएगा F अपॉन आर। अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखें तो देखें ये F जो है बैलेंस हो रहा है इस WX से, और ये जो WY है बैलेंस हो रहा है R से। ठीक है ना, तो मैं F की जगह लिख देता हूँ WX और R की जगह लिख देता हूँ WY। इसकी जगह आएगा W साइन थीटा और इसकी जगह आएगा W कॉस थीटा। W से W कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, टेन थीटा। तो ये एक शॉर्टकट है बच्चों, कभी कभार NTS के टेस्ट में आता है। एंगल गिवन देते हैं और बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन पर रखी बॉडी का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालो, तो ये टेन थीटा है। तो फॉर एग्जांपल टेन थीटा की वैल्यूज बड़ी आसान सी हैं, अभी याद कर लेते हैं, हो जाएंगे फटाफट याद। 0 पे 10 0 होता है, 30 पे 10 1/√3 होता है, 45 पे 10 1 होता है, 60 पे 10 √3 होता है, और 90 पे उसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो बस आपको एंगल गिवन होगा, पुट कर दीजिएगा, एंगल याद कर लीजिएगा, आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर दिस।